तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। अब दान राशि की गिनती की पूरी प्रक्रिया की रोजाना वीडियोग्राफी होगी और सभी सीसीटीवी फुटेज को 180 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने श्रमिक स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत श्रमिकों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच, मोबाइल मेडिकल यूनिट और 24 घंटे हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान के कुछ समय के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यह समारोह 5 जुलाई से 9 जुलाई के बीच तेहरान, कोम और मशहद में आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 6000 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत भी की जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि हड़ताल टालने के लिए सरकार और यूनियन के बीच बातचीत का दौर अभी भी जारी है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को लेकर विवाद बढ़ गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई संगठनों ने विरोध रैली निकालकर सभी श्रद्धालुओं के लिए समान दर्शन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। पंजाब सरकार ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि 15 अगस्त 2026 से राज्य के सभी सरपंचों को हर महीने 10,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती अवैध पार्किंग और अतिक्रमण को रोकने के लिए एनएचएआई ने सख्त अभियान शुरू किया है। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में महिलाओं ने देसी शराब की दुकान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ की। घटना के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर 40 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 11 महीनों में भीम ऐप के जरिए होने वाले लेन देन में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में भीम ऐप के माध्यम से 26,952 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन किए गए। दिल्ली में यमुना नदी को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने नई तकनीक अपनाने का फैसला किया है। बड़े नालों से आने वाले प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरे को रोकने के लिए यमुना में 80 मीटर लंबा फ्लोटिंग ट्रैश बूम लगाया जाएगा। इबोला वायरस एक बार फिर वैश्विक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1048 हो गई है, जबकि 267 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कांगो और युगांडा के बाद अब फ्रांस में भी इबोला का पहला मामला सामने आया है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़ी कंपनी ने युवाओं के लिए रोजगार का अवसर दिया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है और इसकी विस्तृत जानकारी आप हमारे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की पांगी घाटी में भारी भूस्खलन के कारण एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिरने से यातायात घंटों तक बाधित रहा और यात्रियों और पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में एलडीए की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान 5 जोनल अधिकारियों समेत 18 इंजीनियरों को लापरवाही का दोषी पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भवन का नक्शा आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत था, लेकिन उसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड मामले में एलडीए ने हादसे वाली इमारत पर नोटिस चस्पाकर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इमारत को ध्वस्त करने समेत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में अवैध कोचिंग संस्थानों और फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच तेज कर दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिना एफआईआर के एसआईटी जांच अधूरी साबित होगी। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग भी की। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद असम में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुबनसिरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान से भेजे गए करीब 400 ड्रोन जब्त किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों के साथ साथ हथियार भी भारत भेजने की कोशिश की जा रही है।
भरत तिवारी एनकाउंटर प्रकरण में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी एंट्री हो गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी भी हो तो उसे सजा देने का अधिकार अदालत को है। गोली मारना किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो उसे गोली मारना एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। वही मामले की निष्पक्ष जांच की मांग लगातार हो रही है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर बातचीत का दौर जारी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है, जिसे आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे गुट में जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे गुट ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी बात रखी है, जबकि कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया है। कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी स्थित गैस सुविधा केंद्र में हुए भीषण विस्फोट में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया जारी है। विदेश मंत्रालय ने 12 भारतीयों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कतर के अमीर का आभार जताया है। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है। करीब 9.9 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 9 भूमिगत स्टेशन होंगे और केंद्रीय सचिवालय स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मुंबई में मानसून की पहली तेज बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। अंधेरी सबवे, किंग सर्कल और गांधी मार्केट समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं कई प्रमुख सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक इंटरव्यू में जवाहरलाल नेहरू को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे नेता थे जो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्हें यह अवसर नहीं मिला। नोएडा साइबर क्राइम पुलिस ने नौकरी और ट्रेनिंग दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो विभिन्न कंपनियों का डेटा चोरी कर बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाते थे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुरानी रंजिश के चलते कार सवार लोगों द्वारा 2 युवकों को कुचलकर मारने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार के वैशाली जिले में मुहर्रम से पहले तनाव की स्थिति बन गई है। ताजिया जब्त कर थाने ले जाने के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के बाद हालात पर काबू पाया गया है। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अभियान चलाया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और जम्मू पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड में मसूरी, हरिद्वार समेत कई शहरों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। खालिस्तान समर्थक संगठन के नाम से यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है। वहीं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पश्चिम कोलकाता के तारातला इलाके में एक निर्माणाधीन गोदाम ढहने से बड़ा हादसा हो गया है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक आवासीय सोसाइटी के भीतर आवारा कुत्तों के हमले में 10 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और पूरी शरीर पर करीब 50 से अधिक चोट आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों में बच्चों और बड़ों पर कुत्तों ने 50 से अधिक बार हमले कर चुके हैं। नीट परीक्षा के दौरान लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के बाद टेलीग्राम की सेवाएं धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। हालांकि सरकार ने परीक्षा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैसेज एडिट करने की सुविधा 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया। अधिकारियों का कहना है कि सभी सेवाओं को पूरी तरह सामान्य होने में अभी कुछ समय लग सकता है।